सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास चेहरा आपके सामने नेटवर्क 18 के तमाम चैनलों पर दिखने वाला है। नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर नए साल का ये पहला इंटरव्यू आपका। रेजोल्यूशन क्या है देवेंद्र फडणवीस का नए साल का पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन तो वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन अब इस चुनाव के मद्देनज़र ये ज़रूर तय किया है कि इस बार मुंबई जीतनी है। हमारा जो अलायंस है वो अलायंस मुंबई जीतेगा। मुंबई का मेयर हम बनाएंगे। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर ये हम लोग जीतेंगे। 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि 27 जगह हमारा जो अलायंस है उस अलायंस में से किसी न किसी का मेयर बनेगा। लेकिन अलायंस तो आप हर जगह कर रहे हैं। सुनने में आया AIMIM से भी अलायंस कर दिया, कांग्रेस से भी अलायंस। मतलब ये सत्ता की ऐसी लालच कि देवेंद्र साहब ये सब भूल जाएंगे कि देयर समथिंग कॉल्ड एज विचारधारा। बिल्कुल MIM से अलायंस करना गलत है, ये हमको मंजूर भी नहीं है। आकोट करके एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ की एक नगर पालिका 17,000 वोटर जहाँ पर है, वहाँ हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया बीजेपी का। और नीचे में जो है हमारा कोई मेजॉरिटी नहीं थी। तो अभी महाराष्ट्र में ये होता है कि आप पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साथ में आकर। तो उस प्रकार से हमने NCP के साथ किया। तब हमको ये पता नहीं था कि NCP ने ऑलरेडी MIM के साथ अलायंस किया हुआ है। तो जैसे ही NCP के साथ हमारा अलायंस हुआ, टेक्निकली ये MIM वाले भी हमारे पार्टनर बन गए। तो बड़ा हो हल्ला, अच्छा वो नीचे पे ये बहुत छोटी जगह है तो ये हमारे तक तो आता ही नहीं है। बड़ा हो हल्ला हुआ। उसके बाद हमने उस अलायंस में से हम बाहर भी निकल गए और हमारा जो वहाँ का MLA है उस MLA को हमने सस्पेंशन का नोटिस भी दे दिया। हमने उनको कहा नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस से अलायंस का सवाल है, वो भी एक गलत प्रकार का नैरेटिव है। देखिए, जो अंबरनाथ है, इस अंबरनाथ में हमारा अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे का मैंडेट थोड़ा फ्रैक्चर्ड था। हम भी थे, हमारे साथी शिवसेना भी थे और बाकी लोग भी थे। मेरा अपना मानना यह था कि शिवसेना के साथ अलायंस करो, ये अपने पार्टनर है। लेकिन पर्टिकुलर उस शहर में जो बीजेपी का नेता और जो शिवसेना का नेता, इनकी जाति दुश्मनी है। वही मतलब दे आर टोटली बहुत ही बड़े अपोनेंट्स है वो, शिवसेना और बीजेपी का जो नेता है वहाँ का लोकल नेता। ओके। तो इसलिए उसको उनके साथ जाना नहीं था। तो उसने ये प्रयास किया कि कांग्रेस को तोड़कर उनके 12 लोग वो ले। तो आपका खौफ नहीं था उनको? नहीं, देखिए इतने छोटे लेवल पर हमको पता भी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तय किया कि हम कांग्रेस को तोड़ेंगे। ठीक है। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता था कि अपने लोग बीजेपी में एंटर हो रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि देखो बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमने हमारे लोगों को पार्टी से निकाला। हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देवेंद्र जी। आप जब मराठा राजनीति की बात होती है तो आप उनके डेवलपमेंट की, उनके विकास की, उनकी बेहतरी की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे स्पेशली, वो सड़कों पर निकलते, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी कहना है, और बाकी भाषाओं को वेलकम नहीं करते हैं। तो आप भी ये बात मानते हैं? आपको ये लगता है कि मराठी फर्स्ट और उसके बाद कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र में तो मराठी फर्स्ट ही होगा। अगर तमिलनाडु में तमिल फर्स्ट होगा, गुजरात में गुजराती फर्स्ट होगा, गुजरात फर्स्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मराठी फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी भाषाओं का अपमान करें। हमारे लिए सारी भारतीय भाषाएं और हिंदी ये बहुत सम्मानजनक भाषा है। मराठी प्राइड के लिए हम लड़ेंगे। मराठी भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये रास्ते पर उतरकर किसी टैक्सी वाले को मारकर और किसी ऑटो वाले को मारकर मराठी का विकास नहीं हो सकता है। हम इस सारी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मराठी आदमी कभी संकुचित नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो विचार हमको दिया वो बहुत व्यापक विचार है। आप देखिए, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए जब मराठे गए थे, अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखा था और ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो
बचा हुआ पूरा भारत आपका है, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मराठों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे देश का एक हिस्सा भी आपको नहीं देंगे। उनके लिए लड़ने को मराठे गए। उस समय देश में संकुचित मानसिकता थी, राजा महाराजा सिर्फ अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन मराठों ने वहां जाकर लड़ाई लड़ी। 1 लाख मराठा। तो इसलिए ये संकुचित विचार मराठी कभी सहन करेंगे नहीं। हाँ, मराठी प्राइड की बात होगी, हम साथ में हैं, लेकिन मराठी प्राइड के नाम पर किसी ऑटो वाले को मार दिया, सब्जी वाले को मार दिया, हमको मंजूर नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो मराठा के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है, आप आजकल अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू आप ये कहते हैं। जब AIMIM का कोई नेता ये कहता है कि बुर्के वाली मेयर होगी तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्या इस देश में बुर्के वाली महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मानता, मैं अपने को हिंदुत्ववादी मानता हूँ। और हमारा जो हिंदुत्व है बिल्कुल संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित हिंदुत्व है, पूजा पद्धति से संबंधित हिंदुत्व नहीं है। तो फिर बुर्के वाली से क्या एलर्जी है? आप इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हमारे एक नेता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उत्तर भारतीयों की सभा हुई। उस सभा में कुछ उत्तर भारतीयों ने उनको कहा कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा? तो उन्होंने कहा आप इतनी संख्या में चुन कर देंगे तो बनेगा। उस स्टेटमेंट को लाकर मुंबई में ऐसे कूदे हमारे ऊपर ये उद्धव ठाकरे जी के लोग और उनके सारे, कि मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए हो। उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, इतना एक प्रकार से हमला बोल दिया हमारे ऊपर। और उसके बाद वारिस पठान का स्टेटमेंट आया कि कोई बुर्के वाली बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि भाई इनको तो उत्तर भारतीय नहीं चलता, तो बुर्के वाली के बारे में क्या कहते हैं? तो उनके जबान से शब्द ही नहीं निकला, बोलने को ही तैयार नहीं। उन्होंने उसके ऊपर चुप्पी साध ली। जब उनको पूछा, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज करते हैं, कि वो कहता है, तो इधर उधर की बात करने लगे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, इनको उत्तर भारतीय नहीं चलता है मराठी के नाम पर, लेकिन बुर्के वाली चल रही है। और इसलिए मैंने ये कहा मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। नहीं, पर हिंदू ही क्यों? भाई हिंदू इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्य समाज हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं का समाज है, हिंदू समाज बड़ा है। और जो स्थानीय स्वराज्य संस्था होती है वो वहाँ के समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप तमिलनाडु चले जाए तो तमिलनाडु में वो क्या कहेंगे, हमको तमिल महापौर चाहिए। वहाँ और लोग नहीं रहते क्या? चेन्नई में रहते हैं ना सब लोग। नहीं, पर तमिल में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। बताइए ना कहाँ हुआ है वो धार्मिक एंगल से क्यों कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ तमिल तो एक राज्य हो गया नहीं, ना। पर कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ कहाँ हुआ है? कौन? तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं? नहीं, क्यों कॉपी करेंगे भाई, ये नेचुरल है। देखिए, बोलने के लिए डरता नहीं हूँ मैं। नहीं, वो तो आप सब जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। मैं कोई चुनावी लिबरल नहीं हूँ, मेरे बिल्कुल फर्म ओपिनियन है। मैं फर्म ओपिनियन के साथ कहता हूँ, मुंबई ये हिंदू महापौर ही चाहती है, मुंबई मराठी महापौर चाहती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक टेस्ट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, 1961 में जो आबादी हिंदुओं की थी वो घटकर अब 2024 में मेरे ख्याल से 60 के आसपास रह जाती है, और 2051 तक आते आते वो और घट जाएगी और मुसलमानों की पॉपुलेशन 30% हो जाएगी। शायद उसको दिमाग में रखकर वो ये कह रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुओं की घटती चली जा रही है और तेजी से मुसलमानों की, महाराष्ट्र की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, मैं स्पेशली आंकड़े भी लेकर आई हूं। मैंने देखा है वो रिपोर्ट, और निश्चित रूप से रिपोर्ट चिंताजनक है। हालांकि 60 नहीं है वो, मतलब 88 थे, 2011 में घटकर 66 हो गए। 66 नहीं हुए? हाँ, 66% ना 66% नहीं है। हिंदू अभी भी देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर माइनॉरिटीज 22 या 23% है, बाकी सारे हिंदू ही है यहाँ। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये चिंता की बात है जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। और क्यों? तो देखिए, अभी हमने पिछले समय मुंबई में एक अभियान चलाया और बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुंबई में पाए गए। हमने उनको डिपोर्ट किया, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको डिपोर्ट किया। कितनी संख्या आप बता सकते हैं? देखिए, संख्या इसलिए मैं बताना नहीं चाहता कि एमईए का काम है। अल्टीमेटली
ये सारा मामला जो है ये मल्टीलैटरलिज्म का मामला है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है, तो वही बताएंगे। पर मैं लेकिन आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को डिपोर्ट हाँ किया जी, गया है। बहुत बड़े पैमाने पर हमने किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर वो छुपे हुए हैं, हम उनको एक एक को ढूंढ कर निकालेंगे। पर देवेंद्र जी और आप तो मैं आपको- बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात आपको कह रहा हूँ। ये ऐसा कैसा डिपोर्टेशन था कि किसी को रातों रात खबर भी नहीं हुई, कानों कान खबर भी देखिए, नहीं हुई? इसकी पब्लिसिटी हमने नहीं की और केंद्र सरकार ने भी नहीं की, लेकिन ढूंढ कर, और मैं ऐसा मानता हूँ देश से पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन बांग्लादेशियों का पिछले 1-1.5 साल में हुआ, सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व सबसे बड़ा। और उसमें भी मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, हमने ढूंढ के निकाले। लेकिन मूल रूप से जब हमने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और हमने पता किया कैसे आते हैं, तो इसमें यह ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के बड़े नेता इनको लाकर बसाते, इनके कागजात तैयार करते, कागजात वहाँ तैयार करके ये लोग यहाँ आते, इसलिए उनको ढूंढने में थोड़ी कठिनाई जाती है। अब हमने उसको भी डिसाइफर किया है और इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि कितने भी छुपने की कोशिश करें, हम लोग ये पूरा साल 2026 एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ कर निकालेंगे, उसके घर वापस भेजेंगे। लेकिन आपने ये कनेक्शन कैसे लगा दिया कि ममता बनर्जी और उनके बड़े नेता इनको मदद कर रहे हैं? देखिए, इसका कोई प्रूफ? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जब ये किस प्रकार से कागजात बनाते ध्यान में आया, तो वहाँ का पॉलिटिकल नेता पश्चिम बंगाल का कोई ना कोई वहाँ का लोकल नेता इनको मदद कर रहा है। अब लोकल नेता तो अपने भरोसे नहीं कर सकता है, उसके ऊपर आशीर्वाद तो किसी का है ना। अभी कुछ चीज़ें सबूत के तौर पर मिलती है, कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन उसका लिखित सबूत नहीं होता। तो वो ध्यान में आता है वहाँ जाने के बाद, ये छुड़भैया नेता ये कर रहा है, इसके ऊपर आशीर्वाद किसका है। तो पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, कल आपने देखा था ईडी ने रेड डाली थी वहाँ आईपैक के ऑफिस में। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ महाराष्ट्र में ईडी एक कार्रवाई कर रही है और किसी प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जाकर छापेमारी करती है, क्या देवेंद्र फडणवीस वहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वहाँ जाकर जाना भी नहीं चाहिए। एक फोन प्रकार से देखिए, एक प्रकार से लीगली भी ये क्राइम है। आप इस प्रकार की चीजों में, आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप इंटरफियर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं आप लोग चुरा रहे हैं उनका दूसरा सारा प्लान। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये करने का उनको अधिकार नहीं है। मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले, संविधान खतरे में कहने वाले, सबसे बड़ा संविधान तो अब खतरे में पड़ गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रोककर उनके हाथ से फाइलें छीन रहा है। ये तो इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये देश के संविधान का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों का हनन है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसा कार्य करने के बाद कोई अगर अपनी कुर्सी पर रहता है तो ये भी संविधान का अपमान है। तो आप कह